हेलो डियर एस्पिरेंट्स, मैं शिवनेश इस मठ आईएएस एकेडमी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। इससे पिछली वीडियो में के अंतर्गत हमने एक टॉपिक सीरीज के अंतर्गत डिस्कशन पॉइंट बनाया था हिमालयन माउंटेन रेंज, जिसके बारे में बेसिक पॉइंट्स हम लोग सीख लिए थे। आज उसी डिस्कशन पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। तो टॉपिक का जो हमारा डिस्कशन पॉइंट था वो क्या था? हिमालयन रेंज। हिमालयन माउंटेन रेंज या हिमालय पर्वत श्रृंखला। और हमने ये जाना था कि हिमालय माउंटेन रेंज एक फोल्डेड माउंटेन है। फोल्डेड माउंटेन का मतलब क्या था कि एक मोड़दार या बलित पर्वत श्रृंखला है। इसकी वजह यह है कि यहाँ पर प्रोसेसिंग ऑफ फोल्ड हुआ है, अर्थात बलन की प्रक्रिया हुई है। और हमने ये भी सीखा था कि जहाँ पर प्रोसेसिंग ऑफ फोल्ड होता है वहाँ हमेशा कंप्रेशनल फोर्स एक्टिव होगा। तो यहाँ कौन सा बल एक्टिव रहा होगा? कंप्रेशनल फोर्स एक्टिव रहा होगा। और जहाँ कंप्रेशनल फोर्स एक्टिव रहा होगा तो वहाँ फोल्ड बनना स्टार्ट होते हैं, पर्वत निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। इसी को हम बोलते हैं ओरोजेनेसिस या ओरोजेनिक मूवमेंट। तो ये कहीं ना कहीं ओरोजेनेसिस है या ओरोजेनिक मूवमेंट की वजह से हुआ होगा ऐसा। और ओरोजेनिक मूवमेंट टेक्टोनिक मूवमेंट का ही परिणाम है। टेक्टोनिक मूवमेंट का ही परिणाम है। ठीक। तो टेक्टोनिक मूवमेंट के होने की वजह से ओरोजेनिक मूवमेंट होगा, जिसकी वजह से कंप्रेशनल फोर्स काम करेगा। उसके कारण ही प्रोसेसिंग ऑफ फोल्ड होगा और जिसके कारण फोल्डेड माउंटेन का विकास होगा। तो हमें ये जानना है कि हिमालय पर्वत एक मोड़दार पर्वत है। ठीक, जान भी लिए क्यों मोड़दार है। ठीक, आज हम ये देखते हैं कि जहाँ प्रोसेसिंग ऑफ फोल्ड हुआ है तो किसी ना किसी कोई ना कोई सरफेस रहा होगा, किसी ना किसी सरफेस का फोल्ड हुआ होगा या उसमें फोल्ड पड़े होंगे या उसमें मोड़ बने होंगे। तो आज जहाँ हम हिमालय पर्वत देखते हैं वहाँ पहले तैतीस सी था, तैतीस सागर था। क्योंकि हिमालय पर्वत का निर्माण आपने कल भी देखा था कि 15 मिलियन ईयर्स पहले हुआ है। ज़्यादा पुराना हिमालय पर्वत है नहीं और आज भी एक्टिव है, सक्रिय है। ठीक। और हिमालय माउंटेन के फॉर्मेशन को लेकर जितनी भी थ्योरी दी गई हैं उसमें से सबसे अधिक जिस थ्योरी को मान्यता दी गई है वो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, है ना। तो हमें ये देखना है कि जहाँ पहले हिमालय पर्वत था वहाँ पहले 33C था। क्या था? 33C था। तो जहाँ आज हिमालय माउंटेन रेंज देखते हैं वहाँ पर पहले 33C अवस्थित था। और 33C था तो यहाँ पर सेडिमेंटेशन होने से सेडिमेंट्री रॉक्स का विकास हुआ था। और जिस पर कंप्रेशनल फोर्स एक्टिव होने से फोल्डेड माउंटेन का विकास हुआ था, मोड़दार पर्वत का विकास हुआ होगा। ठीक। तो कंप्रेशनल फोर्स कहाँ पर एक्टिव होता है? तो कंप्रेशनल फोर्स तब एक्टिव होता है जब किसी सरफेस पर बल की दिशा क्षैतिज हो, हॉरिजॉन्टल हो और बल उस सरफेस के दोनों किनारों पर आमने सामने से कार्य करे, तब कंप्रेशनल फोर्स एक्टिव होगा, तभी प्रोसेसिंग ऑफ फोल्ड होगा, तभी फोल्ड माउंटेन का विकास होगा। तो जहाँ 33C है ना, तो अगर हम ज़्यादा गहराई में न जाएं, है ना, मैपिंग के उद्देश्य से सीरीज स्टार्ट की हम लोगों ने, तो मैपिंग को ही रहने देते हैं। अगर हम ज़्यादा गहराई में जाएंगे तो हमें ये जानने का प्रयास करना चाहिए पहले कि 33C पहले था। तो आप पता करेंगे कि इंडियन कॉन्टिनेंट, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट प्लेट है, वो पहले क्या था कि एक गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, है ना। तो ये चर्चा विस्तार से हो जाएगी, है ना। तो हम इसको मैपिंग बनाए रखने के लिए सिर्फ इतना जानते हैं कि एक 33C है। ठीक। और 33C कैसा है कि कहीं ना कहीं यहाँ सेडिमेंटेशन हुआ जिससे सेडिमेंट्री रॉक्स का विकास हुआ। 33C के एक तरफ से एक था यूरेशियन प्लेट एक्टिव थी
और एक तरफ से देखा जाए तो इंडियन प्लेट एक्टिव थी। ठीक, अच्छा थोड़ा हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से, तो उसको जान लेते हैं। जैसे आपसे ये कहा जाए कि प्लेट क्या है, जब हम प्लेट की बात करेंगे तो हम कहेंगे प्लेट का मतलब स्थल खंड के बृहद रूप से है, या स्थल खंड के एक बड़े भाग का संबंध किससे होता है, प्लेट से होता है। कह सकते हैं द लार्जर फॉर्म ऑफ लैंड मास है ना, इज कॉल्ड प्लेट। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में जब हम चर्चा करेंगे तो कहेंगे कि द लार्जर फॉर्म ऑफ लैंड मास इज कॉल्ड प्लेट, अर्थात स्थल खंड के बड़े भाग का संबंध प्लेट से होता है। ठीक, अब प्लेट को हम स्थल खंड का बड़ा भाग मान रहे हैं, अब उसका मूवमेंट होता है। मूवमेंट क्यों हो रहा है, तो हम ये देखेंगे कि जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे, कि अर्थ इंटीरियर के बारे में पढ़ेंगे, तो ये देखेंगे जो पृथ्वी का जो अपर क्रस्ट है ना, जिसे क्रस्ट बोलते हैं, इससे अगर हम लोग 100 किलोमीटर की गहराई तक हो जाते हैं तो उसके ही नीचे हमें प्लास्टिक की अवस्था के रूप में है ना एक दुर्बल मंडल देखने को मिलता है, एस्थेनोस्फीयर देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या है कि ये ऊपर वाली क्रस्ट है, कहीं ना कहीं उस पर क्या करती है, मूवमेंट करती है। ठीक, तो इसी की चर्चा हम कहाँ करेंगे, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंतर्गत करेंगे। तो हम ये मान लेते हैं कि एक प्लेट का संबंध किससे है, स्थल खंड के बृहद रूप से, स्थल खंड के बड़े भाग से। अगर हम स्थल खंड का बड़ा भाग एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट को मान लें तो उसे हम क्या कहेंगे, इंडियन प्लेट कहेंगे। अगर स्थल खंड का एक बड़ा भाग हम यूरोप और एशिया के कुछ भाग को मिलाकर मान लें तो उसे हम क्या बोलेंगे, यूरेशियन प्लेट कहेंगे। और यूरेशियन प्लेट क्या हो गया, एक इंडियन प्लेट हो गया, एक क्या हो गया, यूरेशियन प्लेट हो गया। तो हिमालय निर्माण की प्रक्रिया के दौरान क्या था कि तैतीस सागर की एक तरफ से क्या काम कर रहा था, यूरेशियन प्लेट एक्टिव थी, और दूसरी तरफ से देखेंगे तो इंडियन प्लेट एक्टिव थी। ठीक, अब जब दोनों प्लेट आपस में 33C की ओर बढ़ रही होंगी, अब जब आपस में टकराएंगी तो इसके बाद क्या होगा कि कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 33C होगा, 33 सागर का संकुचन हुआ होगा। और जब 33 सागर का संकुचन हुआ होगा तो सबसे पहले क्या होगा, 33C वाली जो प्लेट होगी यूरेशियन प्लेट से टकराई होगी, और जिसकी वजह से क्या होगा कि कहीं ना कहीं 33C का संकुचन होने की वजह से वहाँ पर क्या हुआ होगा, कहीं ना कहीं फोल्ड बनना स्टार्ट हुए होंगे। और जो फोल्ड बनना स्टार्ट हुए थे उनको हम बोलते हैं आज हिमालय के एक क्लासिफिकेशन के रूप में ट्रांस हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम लोग, ट्रांस हिमालय। तो थोड़ा रफ करते हैं चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं जिससे अंडरस्टैंडिंग और बढ़िया हो, है ना। देखिए अब ये समझते हैं, आइए देखिएगा। हमने माना कि ये हमारा 33C है ना, 33C हमारा है ये, और हमने ये देखा कि इसके एक तरफ से जो प्लेट मूवमेंट करती हुई आ रही है उसका नाम है यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। और हमने ये देखा दूसरी तरफ से जो मूवमेंट करते हुए आ रही है उसे हम बोल रहे हैं इंडियन प्लेट। क्या बोल रहे हैं, इंडियन प्लेट। ये सिर्फ समझने के लिए यूज़ कर रहे हैं ना, और जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे तो चीज़ों को और विस्तार समझेंगे। तो अब क्या होगा, जब ये दोनों प्लेटें, ये प्लेट से टकराई होगी, ये प्लेट भी से टकराई होगी, मूवमेंट कर रही होगी। अब बताइए तो सबसे पहले क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 33C होगा, अर्थात 33C का संकुचन हुआ होगा, जिससे क्या हुआ होगा, यहाँ पर फोल्ड प्रोसेसिंग हुई होगी, बाद में फोल्ड प्रोसेसिंग हुई होगी, बढ़ने की प्रक्रिया हुई होगी, जिससे क्या बना होगा, फोल्ड बनना स्टार्ट हुए होंगे, मोड बने होंगे। और जो मोड बने हुए उन्हें हम लोग क्या बोल रहे हैं आज के समय, ट्रांस हिमालय के रूप में देखते हैं उसे। किसके रूप में देखते हैं, ट्रांस हिमालय। ऐसा कहा हम लोगों ने पहले क्या किया कि यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट का 33C की ओर मूवमेंट करने के कारण क्या हुआ कि जब यूरेशियन प्लेट का 33C के साथ टकराव हुआ तो सबसे पहले 33C का संकुचन हुआ, और संकुचन होने के साथ ही 33C के मिलने वाली सेडिमेंट्री रॉक्स में बल पड़ना स्टार्ट हुए। और आप ये देखेंगे कि
ट्रांस हिमालय के रूप में एक मोरदा पर्वत का फॉर्मेशन हो गया, निर्माण हो गया, जो किस पर देखने को मिलेगा हमें इस समय? यूरेशियन प्लेट पर देखने को मिलेगा। जब भी आप क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालय पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि ट्रांस हिमालय यूरेशियन प्लेट पर अवस्थित एक पर्वत श्रृंखला है, जिसमें 33 सागर के समुद्री जीव और उससे मिलने वाली वनस्पतियों के अवशेष देखने को मिलते हैं। जिससे ये साबित होता है कहीं ना कहीं जहाँ आज ये माउंटेन है वो कहीं ना कहीं इससे पहले सागर के रूप में रहा होगा, जहाँ समुद्री जीव देखने को मिलते हैं, वनस्पति देखने को मिलती है, उसके अवशेष देखने को मिलते हैं। ठीक, अंततः क्या हुआ होगा? जब ये फोल्ड हो चुका होगा, इसका माउंटेन के रूप में विकास हो चुका होगा, अंततः क्या हुआ होगा कि इंडियन प्लेट भी किससे टकराई होगी? आके यूरेशियन प्लेट टकराई होगी। अब हमें एक चीज़ समझना है कि जैसे जो प्लेट मूवमेंट होता है तो हम ये देखते हैं कि जो जिस प्लेट की डेंसिटी और स्पीड अधिक होती है, स्पीड क्या हो अधिक होती है, वह प्लेट कम डेंसिटी वाली एवं कम स्पीड वाली या गति वाली प्लेट के नीचे शिफ्ट होती है। दो चीज़ समझना है कि मान लो दो प्लेट है, ये है हमारे पास यूरेशियन प्लेट और ये है हमारे पास इंडियन प्लेट, दोनों धीरे धीरे मूवमेंट कर रहे हैं। आप ये देखेंगे कि अगर इस प्लेट की गति और डेंसिटी कम है और इस प्लेट की गति और डेंसिटी दोनों अधिक है, तो ये यहाँ पर टकराव होने के बाद, कॉलिजन होने के बाद, ये प्लेट कहाँ जाएगी? अपनी गति और डेंसिटी की वजह से कहाँ जाएगी? इसके नीचे शिफ्ट होना शुरू करेगी, और ये कहाँ रहेगी? इसके ऊपर शिफ्ट होना शुरू होगा। तो जब बीच में 33 सागर का कॉन्ट्रैक्शन हो चुका होगा, संकुचन हो चुका होगा, तो उसके बाद क्या हुआ होगा कि फाइनली अंततः इंडियन प्लेट की गति और डेंसिटी अधिक होने के कारण सबसे पहले टकराव हुआ होगा, और टकराव होने के कारण ही दसाव हुआ होगा, और दसाव होने से कहीं ना कहीं एक कंप्रेशनल फॉल्ट का विकास हुआ होगा। किसका विकास हुआ होगा? कंप्रेशनल फॉल्ट का विकास हुआ होगा। और जब ये प्रक्रिया कॉन्टिन्यूसली चलती रही होगी तो ये नीचे गई होगी, शिफ्ट हुई होगी, और लगातार यहाँ पड़ने वाले प्रेशर के कारण, लगने वाले फोर्स के कारण यहाँ पर माउंटेन का विकास हुआ होगा। अब ट्रांस हिमालय के बाद बाकी जो हिमालय की जो संरचना का विकास हुआ है वो इंडियन प्लेट पर हुआ है। किस पर हुआ है? इंडियन प्लेट पर। हिमालय के अंतर्गत केवल ट्रांस हिमालय एक ऐसी संरचना है जिसका विकास किस पर हुआ है? यूरेशियन प्लेट पर हुआ है। बाकी विकास किस पर हुआ है? इंडियन प्लेट पर हुआ। तो आप ये देखेंगे कि इंडियन प्लेट की डेंसिटी और गति अधिक होने के कारण क्या हुआ कि ये प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे शिफ्ट हो गई, है ना? ये प्लेट कहाँ शिफ्ट हो गई? यूरेशियन प्लेट के नीचे। तो हम ये मान लेते हैं कि ये जो प्लेट है इसको हमने नाम दे दिया, तो देख लेते हैं विस्तार से। ये हमने प्लेट का नाम दे दिया, हमने कहा कि ये हमारी यूरेशियन प्लेट है ना। और एक हमने ये देखा ये हमारी मान लिया हमने इंडियन प्लेट, ठीक। तो हमने ये देखा था कि चलो ऐसा मान लेते हैं कि इस प्लेट की डेंसिटी भी अधिक है और इसकी गति भी अधिक है। किससे अधिक है? इस प्लेट से। इसकी डेंसिटी भी कम है और इसकी स्पीड भी कम है। किसके कंपेरेटिवली देखेंगे तो हम लोग इंडियन प्लेट के। तो ये प्लेट का क्या होगा? नीचे धसाव होगा, और धसाव होने से एक कंप्रेशनल फॉल्ट बनेगा, इसी को हम बोलते हैं ITSZ, ठीक। और यहाँ पर क्या होगा? हिमालय का फॉर्मेशन होगा। किस पर होगा? इंडियन प्लेट पर, क्योंकि 33 सागर के साथ यूरेशियन प्लेट का पहले टकराव होने का ट्रांस हिमालय कहाँ बन चुका था? हमारा यूरेशियन प्लेट पर, ठीक। तो ये डायग्राम से थोड़ा हम हल्का समझने का प्रयास करते हैं। अब आगे हम समझते हैं कॉन्सेप्ट रूप में कि इसको कैसे हम लोग इसको डिजाइन करते हैं।
जैसे मान लेते हैं, इसको नाम दे दिया हमने यूरेशियन प्लेट, और इसको नाम क्या दे दिया हमने, इंडियन प्लेट, है ना। तो कहेंगे यहाँ पर कंप्रेशनल फोर्स कॉन्टिन्यूसली एक्टिव होने के कारण, लगातार सक्रिय होने के कारण इंडियन प्लेट का यूरेशियन प्लेट के नीचे दसाव होने से, है ना, सब्सिडेंस होने से, दसाव होने से, सब्सिडेंस होने से या दसाव होने से ITSZ का विकास हुआ, का फॉर्मेशन हुआ। ठीक, उसके साथ ही जब ये प्रक्रिया लगातार कंटिन्यूसली चलती रही होगी, अंततः फाइनली ये अंततः कंप्रेशनल फोर्स सक्रिय रहने की वजह से, एक्टिव होने की वजह से इंडियन प्लेट पर ग्रेटर हिमालय, इंडियन प्लेट पर ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक हिमालय या आउटर हिमालय जैसी जियोलॉजिकल संरचना का विकास हुआ, जैसी जियोलॉजिकल संरचना का विकास। ठीक, तो ये टॉपिक जो हमारे हैं वो है फॉर्मेशन ऑफ हिमालय से संबंधित है, जिसको हम लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में चीज़ों को चर्चा करेंगे सही तरीके से, तब तक आपको इन्फॉर्मेशन भी आगे मिल चुकी होगी। और हिमालय की हम बात कर रहे हैं तो ये थोड़ा आपको ब्रीफ इन्फॉर्मेशन देना इसलिए आवश्यक था, क्योंकि मैं ये आगे यूज़ करता कि जो हिमालय है उसका एक भाग है ट्रांस हिमालय, जो यूरेशियन प्लेट पर बना हुआ है, और उस पर तैतीस सागर में मिलने वाले जीवों एवं वनस्पतियों के अवशेष हमें आज भी मिलते हैं। ठीक, वहाँ पर हमें सेडिमेंट्री रॉक्स देखने को भी मिलती है, ग्रेनाइट रॉक्स भी देखने को मिलती है, सारी चीज़ें भी मिलती हैं। तो इस वजह से बताने का थोड़ा मैंने आपको ब्रीफ समरी दिया इस वजह से। दूसरी बात हम देखेंगे, जब हम कहेंगे ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय या लेसर हिमालय या शिवालिक हिमालय, आउटर हिमालय है, ये क्या है, इंडियन प्लेट पर अवस्थित है, किस पर अवस्थित है, इंडियन प्लेट पर अवस्थित है। और फिर मैं आगे यूज़ ये करता कि ITSZ एक ऐसी जियोलॉजिकल संरचना है जो इंडियन प्लेट को यूरेशियन प्लेट से जोड़ती है। तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दिया, अब इसको हम लोग आगे समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक बनाते हैं, द रिलीफ एंड स्ट्रक्चर ऑफ हिमालय। तो हिमालय का हम क्लासिफिकेशन करते हैं उसकी उत्पत्ति या विकास क्रम एवं संरचना के आधार पर, है ना। तो एक हम टॉपिक बना लेते हैं, रिलीफ एंड स्ट्रक्चर ऑफ हिमालयन रेंज, है ना, ये समझते हैं। अब दो चीज़ समझिए, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर ट्रांस हिमालय, ठीक। दूसरा हम देखेंगे इसके बाद ग्रेटर या इनर हिमालय। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर मिडिल या लेसर हिमालय। इसके बाद हम देखेंगे यहीं पर शिवालिक हिमालय। इसके बाद हम देखेंगे तो आगे यहाँ पर ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया है,
भारत का उत्तरी मैदान है ना, ग्रेट प्लेन है। तो अब हम क्या देखना है, एक बात ये समझना है कि जहाँ ट्रांस हिमालय था और ग्रेट हिमालय के बीच हमने देखा था कि जो दशा हुआ, जो कंप्रेशनल फॉल्ट बना, उसको नाम दिया था ITS-Z, है ना। और जो ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में जो दशाव होने से, कंप्रेशनल फॉल्ट बनने से, उसे हम जो एक जियोलॉजिकल संरचना बनी उसे हम बोलते हैं MCT। और मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में जो एक संरचना देखने को मिलती है उसे हम बोलते हैं MBF। अब जो शिवालिक हिमालय और भारत के उत्तरी मैदान के बीच में, जलोढ़ मैदान के बीच में जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है उसे हम बोलते हैं HFF, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। अगर आपसे कहा जाए कि ITS-Z क्या है तो कह सकते हैं ये इंडस सांगपो फ्यूचर जोन है। इंडस मतलब सिंधु नदी की बात हो रही है, सांगपो मतलब जिसे तिब्बत में सांगपो कहते हैं, तो उसे ही हम लोग भारत में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। फ्यूचर जोन का मतलब क्या होता है, एक ऐसी रेखा या एक ऐसी लाइन जहाँ पर दो प्लेटें आपस में आके वेल्ड होती हो, जुड़ती हो, तो उसे फ्यूचर जोन कहते हैं। तो पहली बात हमने ये देखना है कि हम अभी चर्चा कर रहे थे पीछे, ट्रांस हिमालय किस प्लेट पर अवस्थित है, यूरेशियन प्लेट पर अवस्थित है, ठीक। तीसरी बात, आपसे कहा जाए कि मिडिल हिमालय, शिवालिक हिमालय और ग्रेटर हिमालय ये किस पर अवस्थित है, तो ये इंडियन प्लेट पर अवस्थित है, ठीक। और दोनों है कैसे है, ये फोल्डेड माउंटेन है, ठीक। अब हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं, सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन है। अगर आपसे सवाल ये पूछ लिया जाए कि ITC-Z किसे कहते हैं, सॉरी ITS-Z किसे कहते हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ITS-Z का मतलब है इंडस सांगपो फ्यूचर जोन। आपसे कहा जाए क्या है कि ये एक ऐसी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है या भौगोलिक संरचना है जो कंप्रेशनल फॉल्ट से बनी है, ठीक। घाटीनुमा है, एक फॉल्ट से बनी हुई है, जो क्या करती है कि ये यूरेशियन प्लेट को इंडियन प्लेट से जोड़ती है। किस जोड़ती है, यूरेशियन प्लेट को इंडियन प्लेट से जोड़ती है। तीसरी इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है इसमें, देखा जाए अगर हम डायग्राम को स्टडी करें तो देखेंगे कि ITS-Z ग्रेटर हिमालय को, महान हिमालय को या आंतरिक हिमालय को ट्रांस हिमालय से अलग करने वाली एक संरचना है। कौन संरचना है, ट्रांस हिमालय को अलग करने वाली संरचना है। और ITS-Z का, IT का मतलब क्या है कि ये जो घाटीनुमा क्षेत्र है, जो ये कंप्रेशनल फॉल्ट है, यह सिंधु और सांगपो नदी का एक क्या है, अपवाह क्षेत्र है, जहाँ उनका क्या होता है, फ्लो करती नदियाँ ये, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ITS-Z, ठीक। अब दूसरा टॉपिक है आपके पास, जैसे MCT कहा जाए आपसे, MCT क्या है, तो इसको बोलते हैं मैन सेंट्रल थ्रस्ट, अर्थात कि यह एक ऐसा कंप्रेशनल फॉल्ट है, एक ऐसा संपीड़नात्मक भ्रंश है जो ग्रेटर हिमालय को मिडिल हिमालय से अलग करता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, जम्मू कश्मीर में कश्मीर की घाटी के नाम से जानते हैं, कश्मीर वैली के नाम से जानते हैं इसी चीज़ को। और इसी वैली से होकर आप देखेंगे कि झेलम नदी का प्रवाह होता है। किसका प्रवाह होता है, झेलम नदी का प्रवाह होता है। और उसके बाद आप देखेंगे जैसे MBF है, जिसे बोलते हैं मैन बाउंड्री फॉल्ट। इसका मतलब क्या होगा कि यह एक ऐसी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है या संरचना है जो मिडिल हिमालय को शिवालिक हिमालय से अलग करती है। और साथ में कहेंगे कि इसी को उत्तराखंड में दून वैली के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं, दून वैली के नाम से जानते हैं। अगर कश्मीर में देखा जाए तो इसी को हम ऊधमपुर कोटली की वैली के नाम से भी जानते हैं। तीसरा पॉइंट आपसे कहा जाए कि बताइए HFF क्या है, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट क्या है, तो कहेंगे कि ये ऐसी एक जियोलॉजिकल संरचना है जो शिवालिक हिमालय को किससे अलग करती है, भारत के जलोढ़ मैदान से अलग करती है या भारत के विशाल मैदान से अलग करती है। तो कह सकते हैं इसको आप कहें तो मैन सेंट्रल थ्रस्ट है ना। और जिसे जम्मू कश्मीर हम लोग कश्मीर वैली के नाम से जानते हैं, है ना। ये क्या है, मैन बाउंड्री फॉल्ट, मैन बाउंड्री फॉल्ट, जिसे हम लोग जम्मू कश्मीर में ऊधमपुर की कोटली के नाम से जानते हैं, ऊधमपुर कोटली। और उत्तराखंड में यूके में दून वैली के नाम से जानते हैं, दून घाटी के नाम से जानते हैं। ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा हिमालयन
फ्रंट फॉल्ट है। क्या ये? फ्रंट फॉल्ट। ठीक। अब हमारे पास डायग्राम को देखने के बाद सिर्फ इतना समझना है, क्या कह देना है कि ITSZ एक ऐसी संरचना है जो कंप्रेशनल फॉल्ट के रूप में है, जो ट्रांस हिमालय को ग्रेटर हिमालय से अलग करती है, लेकिन इंडियन प्लेट को यूरेशियन प्लेट से जोड़ती है। ठीक। जो सिंधु और सांगपो नदी के एक अपवाह का क्षेत्र है। साथ ही दूसरा कहेंगे कि MCT क्या है, कि ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह एक कंप्रेशनल फॉल्ट है। ठीक। जो कंप्रेशनल फोर्स के लगने के कारण बना हुआ है। इसे कश्मीर में कश्मीर घाटी के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये क्या करती है, ये ग्रेटर हिमालय को लेसर हिमालय से या मिडिल हिमालय से अलग करती है, नहीं करती है। और साथ में इसी क्षेत्र से होकर झेलम नदी का प्रवाह होता है। किससे प्रवाह होता है? झेलम नदी का प्रवाह होता है। आपसे कहा जाए कि MBF क्या है, तो हम डायग्राम देख के कहेंगे कि मेन बाउंड्री फॉल्ट ये भी एक जियोलॉजिकल संरचना है जो कंप्रेशनल फोर्स के एक्टिव होने की वजह से बनी हुई है। यहाँ ये क्या करती है कि ये शिवालिक हिमालय को मिडिल हिमालय से अलग करती है। ठीक। जिससे उत्तराखंड में दून घाटी, जम्मू कश्मीर में ऊधमपुर कोटली के नाम से भी जानते हैं। तीसरा आ गया आपका जैसे HFF है, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट है, तो हम कहेंगे हिमालयन फ्रंट फॉल्ट है जो वो क्या है कि एक ऐसी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, शिवालिक हिमालय को भारत के उत्तरी मैदान से अलग करता है। ठीक। तो हमें लगता है अभी ये जो वीडियो आपको मिल रही है वो सिर्फ ट्रायल तौर पर है ना। कुछ समय बाद आपको जो वीडियो मिलेंगी वो 1 घंटे से अधिक की भी हो सकती हैं, क्योंकि बहुत सीमित समय में चीज़ों को उतना आपको दे पाना आसान नहीं हो पाता है। तो कल से वीडियो आपको तो हो सकता है कि बड़े फॉर्म में मिले। चर्चा करते हैं कल से।